दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल NCERT अपडेट में। पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको ओ लेवल की क्लासेस चाहिए, तो काफ़ी लोगों ने रिस्पांस किया था कि हाँ सर हमको ओ लेवल की क्लासेस चाहिए। तो मैं आज से इस अपने YouTube चैनल NCERT अपडेट पे ओ लेवल की फ्री क्लासेस प्रोवाइड कराने जा रहा हूँ और ये क्लासेज पूरी तरह से सिलेबस के अनुसार होगी, यानी कि सिलेबस में हमको जो जो पढ़ना है हम सिर्फ वही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे और ना ही कुछ कम पढ़ेंगे। तो सिलेबस के आधार पर ही मैं आपके लिए एक PDF नोट तैयार कर रहा हूँ और इसी नोट से हम लोग एक एक टॉपिक धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। तो ये आपकी पहली क्लास होने वाली है। आपसे निवेदन है कि कंटिन्यूसली वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और यकीन मानिए कि जितना मैं आपको इन वीडियोज़ में बता दूँगा उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा और सिर्फ आप उतना पढ़ के ओ लेवल बड़े आराम से पास कर सकते हैं। और अगर आपका सपोर्ट अच्छा रहा तो मैं चारों पेपर की क्लासेस इसी YouTube चैनल पे शुरू करवा दूंगा। तो आज ये पहली क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये M1R5 यानी IT टूल एंड नेटवर्क बेसिक्स का सिलेबस है। आज हम शुरू करेंगे पहला चैप्टर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में भी हम आज सिर्फ 2 टॉपिक को पढ़ेंगे, कंप्यूटर एंड लेटेस्ट IT गैजेट्स। अगली बात है इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी कि जो कंप्यूटर और लेटेस्ट IT गैजेट है उनके बारे में देखेंगे, और कंप्यूटर इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ और कंप्यूटर के एप्लीकेशन यानी कंप्यूटर के अनुप्रयोग क्या हैं, ये हम आज इस वीडियो में देखेंगे। फिर हम अगली वीडियो में ऐसे धीरे धीरे एक एक टॉपिक कवर करते करते चले जाएंगे। और अगर हम किसी चीज़ को कहीं शॉर्ट में बता रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ यही है कि आगे वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं डिटेल में मिलने वाली है, तो आप लोगों को परेशान नहीं होना है। धीरे धीरे हम पूरा सिलेबस पूरा कर देंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख लेते हैं कंप्यूटर का परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर के बारे में हमको इस मॉड्यूल में पढ़ना है, तो कंप्यूटर को हम जान लेते हैं कंप्यूटर क्या है, एक कॉन्सेप्ट बना लेते हैं ताकि हमको कभी भूले ना कि कंप्यूटर क्या है। तो यहाँ पर लिखा है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जाहिर सी बात है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। कंप्यूटर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, माना हम कैलकुलेटर का यूज करते हैं, तो कैलकुलेटर में क्या होता है, यूज़र द्वारा इनपुट किया जाता है। जैसे हम कोई नंबर डालते हैं, फिर उसके बीच में कोई सिंबल लगाते हैं, 2 प्लस लगाते हैं, फिर 2, इतना हम यूज़र ये डाटा प्रोवाइड कराता है कंप्यूटर को। फिर कंप्यूटर क्या करता है, इसको प्रोसेस करता है। कंप्यूटर देखता है कि इसका कितना वैल्यू होगा, फिर क्या करता है, आउटपुट के रूप में उसी को प्रदान कर देता है। तो कंप्यूटर का बेसिक सा फंडा यही है कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेस करके परिणाम को आउटपुट के रूप में प्रदान करता है। अगली परिभाषा है, कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है जो यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करती है और तरह तरह की गणनाएं करने में सक्षम होती है। तो ये भी सेम है कि यूज़र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हैं जो कंप्यूटर होता है। अक्सर कंप्यूटर के बारे में बहुत बेसिक चीज़ें नहीं पूछी जाती एग्जाम में, थोड़ा सा हाई लेवल का पूछा जाता है। तो जैसे अब ये डायग्राम है, कंप्यूटर की जो कार्य प्रणाली वो किस तरह से होती है ये इस डायग्राम में बताया है कि पहले हम इनपुट देते हैं, इनपुट जब हम कंप्यूटर को दे देते हैं तो कंप्यूटर प्रोसेस करता है, फिर प्रोसेस के बाद कंप्यूटर हमें आउटपुट प्रदान करता है। तो इनपुट हम कैसे देते हैं, जैसे कोई नंबर हमको डालना हो तो या तो हम माउस से डाल सकते हैं या कीबोर्ड से डाल सकते हैं, कोई कमांड हमको देना है। प्रोसेस या तो प्रोसेसर करेगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कर सकता है, और आउटपुट हमको जो कंप्यूटर आउटपुट प्रदान करेगा, जो रिजल्ट प्रदान करेगा वो आउटपुट कहलाता है। आउटपुट हमको किस माध्यम से, या तो हमको मॉनिटर पर डिस्प्ले हो जाएगा या तो प्रिंटर के माध्यम से हम आउटपुट को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये डायग्राम जो है इसको याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये डायग्राम आप एग्ज़ाम में बना देंगे तो आपको पूरे मार्क्स उससे मिल जाएंगे, क्योंकि जो काफ़ी चेक करेगा उसको ये तो पता ही चल जाएगा कि इस बंदे ने पढ़ाई की है तभी तो ये डायग्राम बना पा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर के बारे में हमने जान लिया कि कंप्यूटर ऐसी डिवाइस है जो यूज़र से इनपुट लेती है और प्रोसेस करती है, फिर उसको आउटपुट के रूप में उसका रिजल्ट प्रदान कर देती है। तो कंप्यूटर के बारे में अभी इतना ही। आगे जैसे जैसे टॉपिक्स में कंप्यूटर के डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ेगी हम उसको PDF नोट्स में कवर करेंगे। अगली बात है IT गैजेट। तो IT गैजेट क्या है? एक IT गैजेट वह आधुनिक उपकरण होता है जिसका उपयोग हम सूचना और संचार प्रौद्योगिकी में करते हैं, यानी कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी
में हम जिन उपकरणों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, आईटी गैजेट कहते हैं। जितने भी प्रकार के हम गैजेट इस समय यूज करते हैं जो कि सूचना यानी कि कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है, जैसे स्मार्टफोन है, टैबलेट है, जीपीएस है, डिजिटल टीवी है, जितनी भी ऐसी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं उनको हम आईटी गैजेट कहते हैं। आईटी गैजेट हमारे मानव जीवन में क्रांति ला रहे हैं। ये मानव द्वारा किए जाने वाले कई कार्य भी संपादित करते हैं, जैसे कि हमारे कई काम आईटी गैजेट कर देते हैं। जैसे हम मशीनों का इस्तेमाल इसीलिए तो करते हैं कि हमारा वर्कलोड कम हो जाए, तो आईटी गैजेट भी सेम वही काम कर रहे हैं कि हमारे जीवन में क्रांति ला रहे हैं, यानी कि हमारा जीवन आसान करते चले जा रहे हैं। तो ये आईटी गैजेट के कुछ उदाहरण हैं, स्मार्टफोन, टैबलेट, जीपीएस, डिजिटल टीवी। तो इतना आप याद रखिएगा। अगली बात है जो इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ। तो जो बेसिक चीज़ें उसको हम छोड़ देते हैं, जैसे हर कोई जानता है कंप्यूटर के बारे में, इतना तो आप जानते होंगे कि कंप्यूटर सबसे पहले अबेकस हुआ करता था, जिसमें एक पतले पतले छड़ों में गोलियों की तरह फंसाए गए थे, उनसे गणनाएँ की जाती थी। तो ये सारी चीज़ें हम लोग छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट आ जाते हैं कंप्यूटर की पीढ़ियाँ, यानी जनरेशन जो कंप्यूटर का है कि कंप्यूटर कैसे कैसे, जैसे आज का जो हम कंप्यूटर देख रहे हैं वो पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। पहले एक एक कमरे में सिर्फ एक कंप्यूटर रखे जाते थे, और अभी जो हम आईसी देखते हैं यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जो इस तरह से कुछ उसमें वायर अंदर ही लगे रहते हैं। पहले ये वायर बहुत बड़े बड़े होते थे, तो ये मतलब पहले कंप्यूटर का रूप ही दूसरा हुआ करता था। इसमें हम पढ़ते हैं तो हम जान जाएंगे कैसे कैसे परिवर्तन इसमें हुए। तो पहले हम इसमें पढ़ते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 16वीं शताब्दी के आरंभ से ही कंप्यूटर का विकास प्रारंभ हो चुका था। जो कंप्यूटर आज हमारे सामने है पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। कई तरह के परिवर्तन और सुधार से कंप्यूटर का यह रूप हमारे सामने है। इस विकास की अवधि को हम 5 अलग अलग जनरेशन में देख सकते हैं। यानी हम किसी चीज़ का विकास है, जैसे व्यक्ति का विकास है तो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इस तरह से जो जनरेशन है वो देखते हैं कि किस तरह से कंप्यूटर का विकास हुआ। तो जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर, इसमें जो सन दिया है 1942 से 1955 तक, इसमें कई जगह आप जहाँ देखेंगे, नेट पे देखेंगे कुछ दूसरा मिलेगा, किसी किताब में देखेंगे कुछ दूसरा मिलेगा। तो सन पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, ये देखना है कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की विशेषता क्या होती थी। तो प्रथम श्रेणी के कंप्यूटरों की ये विशेषता होती थी, जो हम रेड में लिखा रहेगा वो उस पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होगी। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। तो वैक्यूम ट्यूब जरूर याद रखिएगा कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता था। स्टोरेज के लिए हम पंच कार्ड का प्रयोग करते थे। संग्रहण के लिए मैग्नेटिक ड्रम का प्रयोग करते थे। और ये जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर होते थे ये आकार में बहुत बड़े होते थे, लेकिन इनकी स्पीड कम होती थी और मेमोरी बहुत कम होती थी, यानी कि जो मेमोरी की क्षमता है वो बहुत कम होती थी, और बहुत कम विश्वसनीय थे, यानी कि इनके भरोसे कोई काम छोड़ा नहीं जा सकता था, या फिर इनकी गणना में गलतियां भी हो सकती थी, इसलिए इनको बहुत कम विश्वसनीय माना जाता था। जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे एनिएक, एडवैक, ये सारे जो हैं ये मार्क फर्स्ट, ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब आता सेकंड जनरेशन, जो कि शुरू होता है 1956 से 1965 तक। अब सेकंड जनरेशन की मुख्य बात हमने बताया कि जो रेड में लिखा होगा यानी कि उसका मतलब है कि वही उसकी मुख्य बात होगी। तो वैक्यूम ट्यूब के स्थान पर इसमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग होने लगा। तो पहले में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, और दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग। अब जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा जाहिर सी बात है कि कंप्यूटर में सुधार होगा। तो प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा ये कंप्यूटर बहुत कम खर्चीले थे, बहुत कम खर्चीले नहीं, कम खर्चीले थे, और इनकी स्पीड भी तेज़ थी और ये विश्वसनीय भी थे। इसमें पहली बार प्रिंटर व ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया गया द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में, और इसी द्वितीय पीढ़ी के समय में कोबोल और फॉर्ट्रैन जैसी भाषाओं का विकास हुआ। IBM 1600 और IBM 7094 इस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो जैसे अगर आप ये क्लास पढ़ लेते हैं, फिर आपको मैं ये PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप जैसे PDF देखेंगे तो हमारी बातें आपको याद हो जाएंगी और फिर आप उसको आसानी से याद कर सकते हैं। अगली बात है कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो कब से कब तक, 1966 से 1975 तक। तो जिनका टाइम पीरियड ये है। टाइम पीरियड में अलग अलग जगह अलग अलग चीज़ें लिखी हुई हैं, तो उसको बहुत ध्यान में नहीं देना है, बस ये देखना है कि इसमें क्या खास बात थी।
तो इसमें क्या था कि सबसे पहली बात कि आईसी का प्रयोग होने लगा। जहाँ बड़े बड़े लंबे लंबे तार लगाए जाते तो वहाँ अब आईसी का प्रयोग किए जाने लगे। यानी कि आईसी क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट। ये छोटे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, जैसे 40 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं तो उसमें ऐसे बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं कि आईसी का फुल फॉर्म क्या होता है, या फिर फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की मेन बात क्या थी। तो इस तरह से तो थर्ड जनरेशन की जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो है इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग। अब आकार व वजन धीरे धीरे कंप्यूटर में सुधार होने के कारण आकार भी छोटा होने लगा और वजन भी कम होने लगा, जिसके कारण रख रखाव में आसानी होने लगी। अब हाई लेवल लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा थी, उनका व्यापक पैमाने पर इस्तेमाल होने लगा कंप्यूटर में। फिर IBM 360, हनीवेल 6000 सीरीज, ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अब आ गए हम फोर्थ जनरेशन यानी चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर। टाइम पीरियड इनका 1975 से 1985 तक। अब देखिए फिर इसमें मुख्य बात क्या थी, इसमें चिप व माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। तो चिप व माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग कब होने लगा, ये चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा। LSI लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में होने लगा। फिर चतुर्थ श्रेणी के कंप्यूटर के बारे में सबसे ज़रूरी बात है कि आदमी क्रय क्षमता के भीतर था। अभी तक ये जितने जो कंप्यूटर बने थे वो इंसान के लिए खरीदना व्यक्तिगत कार्य के लिए थोड़ा सा मुश्किल था, लेकिन चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर अब आदमी की क्रय क्षमता के भीतर आ गए। यानी कि आम आदमी भी, कोई व्यक्ति अपने पर्सनल इस्तेमाल के लिए भी कंप्यूटर खरीद सकता था। अब आकार में तो जाहिर सी बात है, जब सुधार होगा तो कमी आएगी, मेमोरी में वृद्धि होगी। कंप्यूटर नेटवर्क का विकास किया गया। कंप्यूटर का नेटवर्क का विकास किस में हुआ, चौथी पीढ़ी में हुआ। और ये सारे जो उदाहरण हैं ये कौन से हैं, चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। तो क्रे XMP जो था वो एक सुपर कंप्यूटर था, ये इंपॉर्टेंट एक वो उदाहरण है, तो इसको याद कर लीजिएगा। अब पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर जो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर हैं 1985 से अब तक, यानी अब तक जो चल रहा है वो पाँचवीं जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। अब इसमें ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग होने लगा। यानी आईसी जो थी ना, आईसी में भी सुधार किए जाने लगे। पहले आईसी भी बहुत बड़ी हुई करती थी, अब वही आईसी छोटे रूप में आने लगी, तो आईसी में भी बहुत सुधार होने लगा। सबसे ज़रूरी बात पंचम पीढ़ी कंप्यूटर की है कि आवश्यकता अनुसार आकार दिया जाए। जैसे हम फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं तो पहले फ़ोन बड़ा हुआ करता था, फिर हमको ज़रूरत लगी कि अब हमको छोटे फ़ोन चाहिए तो छोटे फ़ोन भी आने लगे। फिर हमको ज़रूरत लगी कि अब हमको और बड़ा फ़ोन चाहिए, या फिर लैपटॉप चाहिए तो वो बड़ा है, मोबाइल है तो छोटा है, और कोई डिवाइस है तो इस तरह से हम उसको आवश्यकता अनुसार आकार भी दे सकते हैं। इंटरनेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का भी प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि ऑडियो फाइल, वीडियो फाइल, विजुअल फाइल, मतलब सारी फाइल इसमें रख सकते हैं, ये देख सकते हैं। इसमें सबसे ज़रूरी बात है कृत्रिम बुद्धि, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब है कि हम जैसे कंप्यूटर के सहारे कोई काम छोड़ सकते हैं या कंप्यूटर से कोई काम करवा सकते हैं। यानी कि कंप्यूटर पूरी तरह से एक मनुष्य की तरह कार्य करने लगा है, उसी को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि कृत्रिम बुद्धि, यानी हमारे द्वारा निर्मित बुद्धि। तो कंप्यूटर जो मनुष्य का कार्य करने लगे तो उसे कृत्रिम बुद्धि के रूप में जाना जाता है। तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर के कुछ उदाहरण, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में भी देख रहे होंगे, आप भी देखते होंगे। अगली बात है कंप्यूटर के अनुप्रयोग। तो ये PDF मैंने बहुत लंबा बनाने की कोशिश नहीं की है, ये एकदम एग्ज़ाम के पर्पज़ से बनाई जा रही है, ताकि आप एग्ज़ाम के लास्ट में लास्ट दिन अगर आप इसको एक बार देख लें तो आपको वो चीज़ें याद रहें। तो इसमें हमने कुछ लंबा नहीं किया। जैसे अब देखिए कंप्यूटर का अनुप्रयोग था, तो अनुप्रयोग हम जान रहे सूचनाओं का आदान प्रदान। अब यहाँ ऐसे हमने बहुत लिखा नहीं है कि कंप्यूटर का अनुप्रयोग सूचनाओं के आदान प्रदान में, तो इसलिए मैंने शॉर्ट में ही इसको बनाया, तो इसको लेकिन समझा देते हैं। कंप्यूटर के क्या क्या अनुप्रयोग हैं, क्या क्या प्रयोग हैं, किस किस काम में हम कंप्यूटर का प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको पता होगा सूचनाओं का आदान प्रदान, जैसे हम कोई किसी से सूचना किसी को भेजनी है या सूचना हमको किसी से लेनी है तो हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में अभी आप देख रहे होंगे लॉकडाउन है तो सारी शिक्षा जो है या फिर सारी हमारी क्लासेज जो हैं ऑनलाइन चल रही हैं, तो ये कंप्यूटर की मदद से ही ये संभव है। हम अभी आपको वीडियोज़ प्रोवाइड करा रहे हैं तो ये कंप्यूटर की मदद से ही संभव है। चिकित्सा में तरह तरह के चिकित्सा में, या फिर जैसे किसी चीज़ का टेस्ट करना है, ब्लड की जांच करनी है तो वो भी कंप्यूटर कर रहा है। तो चिकित्सा में कई चीज़ों में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है।
संचार में, कम्युनिकेशन में, जैसे किसी से बातचीत का माध्यम हमारे कंप्यूटर हो सकता है। जैसे हम किसी से बात करना चाह रहे हैं तो हम किसी न किसी कंप्यूटर के माध्यम से ही बातचीत कर रहे हैं। उद्योग व व्यापार में, उद्योग व व्यापार में भी कंप्यूटर का इस समय इस्तेमाल बढ़ गया है। जैसे हम किसी चीज़ को किस तरह से मैनेज करें, उद्योग है, व्यापार है, तो सारी चीज़ें कंप्यूटर में फीड हो जाती हैं। यानी जैसे कि हम लोग दैनिक जीवन में देख ही सकते हैं कि कुछ भी हम काम करते हैं हमको एक कंप्यूटर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है कि उसका डाटा कैसे हम रखेंगे। आगे इसको भी देखते हैं मनोरंजन में कैसे है कि हम कोई चीज़ मनोरंजन की सामग्री या फिर जैसे हम मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं तो ये भी कंप्यूटर की मदद से हो रहा है, तो ये हमारा मनोरंजन ही हो रहा है। डाटा प्रोसेसिंग में, अगली बात जो डाटा प्रोसेसिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाटा प्रोसेसिंग जैसे क्या हो गया कि जैसे जनगणना हुई तो बहुत सारा डाटा निकला, या फिर किसी चीज़ की काउंटिंग हुई, या फिर वोट पड़े, या फिर कोई चीज़, मतलब जो बहुत बड़े बड़े डाटा होते हैं उनको हम कंप्यूटर के माध्यम से ही, क्योंकि अगर हम उसको पेपर पे पेन से लिखते तो हमारे लिए बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही कठिन काम रहता है। लेकिन अब हम कंप्यूटर में कोई चीज़ फीड कर देते हैं, फिर डाटा एनालिसिस भी कर लेते हैं। जैसे किसी का सम निकालना हुआ, जोड़ना हुआ, घटाना हुआ, ये सारी चीज़ें बहुत ही आसान कंप्यूटर की मदद से हो गई हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान में कंप्यूटर का महत्व तो लगभग आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी वैज्ञानिक अनुसंधान बिना कंप्यूटर की मदद से अब करना लगभग असंभव सा है। तो ये सारी चीज़ें हमने शॉर्ट में समझा दी हैं। इन सब चीज़ों को बहुत डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि जो चीज़ हमको एग्ज़ाम के पर्पज़ से हमको इम्पोर्टेंट लगेगा वही बताएंगे। अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। यानी कि ये महत्वपूर्ण बिंदु मैं किस लिए बता रहा हूँ कि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन में। तो थोड़ा समझान लेते हैं कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये आप सभी को पता होगा, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। 2 दिसंबर को विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर को मनाया जाता है प्रति वर्ष। अगली बात है कि जो आईसी होता है, इंटीग्रेटेड सर्किल, वो अर्धचालक पदार्थ सिलिकॉन या जर्मेनियम के बने होते हैं। तो इतने सारे इस चैप्टर के फैक्ट थे जो मैंने आपको बता दिया। ये अभी हमने सिर्फ 2 टॉपिक कवर किया है। तो अगर वीडियो को अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ताकि आप अगली क्लास भी देख सकें। और अगर आपको लगता है आपका कोई दोस्त है जो लेवल पढ़ना चाह रहा है तो आप इस वीडियो को उसके तक पहुँचाइए। कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको क्लास अच्छी लगी, क्या आपको अगली क्लास चाहिए, क्या आपको PDF चाहिए, ये सारी बातें मुझे कमेंट में बताइए। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।